हेलो उत्तराखंड वासियों। देखिए 50 एमसीक्यूज है टॉप वाले जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि मैं आज बताऊंगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये 50 क्वेश्चन मैंने पिछले 2017 से लेके 2023 के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने चुना है। इसमें से कुछ रिपीट हुआ है, कुछ का लैंग्वेज चेंज हुआ है, उन सबको मैंने इंक्लूड करके 50 क्वेश्चन बनाए हैं। और ये क्वेश्चन एक्चुअली में रिपीट होता रहता है। अगर इन 50 एमसीक्यूज को आपने तैयार कर लिया है, ऐसे मानिए उत्तराखंड बोर्ड का 2024 का पेपर आपने आसानी से सारे एमसीक्यूज को भी क्रैक कर लिया। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है जो 50 है आपको तैयार करना चाहिए। चाहिए ही नहीं, अपने दोस्तों को भी तैयार करना चाहिए। ये नहीं केवल आप पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन है। ये क्वेश्चन तो कम से कम 5 या 6 बार रिपीट हुआ एग्जाम में। तो सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले थे प्रोफेसर रैगनर सीड्स, और रैगनर फ्रिश ही थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। एक था माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा था मैक्रो इकोनॉमिक्स। उन्होंने ही इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा, रैगनर फ्रिश। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, मतलब कुल उपयोगिता बढ़ के सबसे ज्यादा हो जाए इस पॉइंट पे, तो उस समय सीमांत उपयोगिता कितनी होगी। उस समय सीमांत उपयोगिता धन पता कितना होता है, दैट इज शून्य होता है, जीरो होता है कि शून्य होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, बाजार के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। बाजार की विशेषता, बाजार एक क्षेत्र होता है, बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति होती है, बाजार में वस्तु का मूल्य होता है। ये तीनों ही बाजार के प्रमुख विशेषता है। ऐसे में हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम चल गया। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। उत्पादन के साधन क्या होते हैं। उत्पादन के साधन भूमि है, श्रम भी है, पूंजी है। ये तीनों ही उत्पादन के साधन है, तो ऑप्शन चूज करेंगे हम डी, दैट इज उत्पादन के तीनों ही साधन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जब अर्थव्यवस्था अपनी सारी अतिरिक्त आय बचाने का फैसला करता है तो उस समय विनियोग गुणा कितना होगा। इसका मतलब होता है सारी आय, यानी कि यहां पर डेल्टा वाई बराबर डेल्टा एस होगा। जब डेल्टा वाई और डेल्टा एस बराबर होगा तो आपको बताना है कि विनियोग गुणा कितना होगा। तो विनियोग गुणा क्या बताता है, के इक्वल टू 1/MP/S होता है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर डेल्टा वाई और डेल्टा एस दोनों बराबर हुआ, अगर दोनों ही बराबर है तो ऐसे में एमपीएस कितना हो जाएगा, एक। जब एमपीएस एक होगा तो 1/1 इक्वल टू 1, दैट इज हमारा विनियोग गुणक भी कितना होगा, एक होगा। विनियोग गुणांक बचत जितना ज्यादा होता है, यानी कि एमपीएस जितना ज्यादा होगा, गुणक भी उतना ही कम होता है। ठीक है, राइट, समझ में आ गया। ध्यान में रखिएगा, यहां पर एक शेर अर्ज करता हूं आपको पढ़ने से पहले, क्योंकि जरूरी है ताकि हम अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करें। और ध्यान में रखना चाहिए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। हे उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हर एक क्वेश्चन तैयार करना है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय क्या है। मुद्रा बैंक में जमा राशि होती, बिल्कुल सही है। मुद्रा जनता के पास उपलब्ध रुपए होते, बिल्कुल सही। डाकघर में जमा होता, ये भी सही। तीनों ही मुद्रा की पूर्ति के अंग होते हैं, तीनों से मिलकर मुद्रा पूर्ति बनती है। तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत। राष्ट्र समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि मतलब पूरे अर्थशास्त्र, पूरी अर्थव्यवस्था की बात करता है। तो राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में रहने वाले सभी लोगों की आय होती है। इनके ऑप्शन नंबर हम चूज करेंगे ए, क्योंकि बाकी ये दोनों जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात बताता है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर S.K. दास, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर शक्तिकांत दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एमपीसी प्लस एमपीएस का टोटल क्या होगा। थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एमपीसी और एमपीएस, एमपीसी का मतलब होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और एमपीएस का मतलब होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। इन दोनों का टोटल हमेशा एक होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, भुगतान संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती है। तो भुगतान संतुलन में किसी भी अर्थव्यवस्था में विदेशी के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार की मदों को शामिल करते हैं। भुगतान संतुलन मतलब सभी प्रकार की मदें,
चाहे वो दृश्य हो, अदृश्य हो, पूंजीगत हो, एक पक्षीय अंतरण हो, तो ऑप्शन होगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, एम पी सी इक्वल टू जीरो, सॉरी सॉरी सॉरी, जब सीमांत उपयोगिता एम यू जीरो हो तब कुल उपयोगिता कितनी होगी? जब एम यू जीरो होगा तो कुल उपयोगिता समय होती है अधिकतम। थोड़ी देर में सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन मैंने क्लियर था, ठीक है। जब सीमांत उपयोगिता जीरो होगी तो कुल उत्पादन सबसे ज्यादा होती है। यदि किसी वस्तु विशेष की बाजार में से अधिक विक्रेता हो किंतु विक्रेताओं की संख्या बहुत ही कम हो, मतलब बाजार में एक से अधिक विक्रेता होती है लेकिन वो संख्या जो होती है बहुत कम होती है, तो ऐसे बाजार संरचना को, मतलब विक्रेता एक से ज़्यादा होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होंगी, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं अल्पाधिकार बाजार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किससे कागजी मुद्रा कहते हैं? करेंसी नोट को कहते हैं, जो कागज से बनी, इसको बोलते हैं नोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी से संबंध है? और एमपीसी के संबंध की बात करते हैं, दोनों का टोटल हमेशा एक होता है। कहाँ पर है देखिए, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, यानी कि ये भी सही है। और एमपीसी का मान 1 माइनस एमपीएस होता है, ये भी सही है। जब दोनों ही सही है तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बी एस सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, किसी अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या का कारण क्या है? चयन की समस्या या आर्थिक समस्या एक ही चीज होती है, संसाधनों की अधिकता, प्रति व्यक्ति आय, प्रवृत्ति की प्रगति एवं संसाधनों की कमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधनों की कमी होती है, जिसको बोलते हैं सीमित संसाधन, ऑप्शन नंबर डी। 16, चाय तथा चीनी है कैसी वस्तु? है चाय तथा चीनी है पूरक वस्तु। कैसी वस्तु? ये पूरक। क्यों? इन दोनों का प्रयोग एक साथ होता है एक ही उपयोगिता की पूर्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, निर्गत में परिवर्तन बट्टे आगत में परिवर्तन का मान है। निर्गत में परिवर्तन की डेल्टा टीपी, आगत मतलब डेल्टा क्यू, इन दोनों का जो मान होता है उसको बोलते हैं सीमांत उत्पादन, क्योंकि ये एमपी का फार्मूला होता है, सीमांत उत्पाद का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतिस्पर्धा का लक्षण नहीं है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता एक ही चीज है, आखिरकार कौन सा लक्षण नहीं है? पूर्ण बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फर्मों में बाजार का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, बिल्कुल होता है। फर्मों में उत्पाद समरूप होती हैं, एक रूप होती है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ, फर्मों का उत्पादित वस्तु एक रूप नहीं होती है, तो डी हमारा होगा, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। 19, उत्पाद क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं, जिसका दूसरा नाम विनियोग होता है और इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। 20, मुद्रा की क्रय शक्ति में ह्रास का अर्थ क्या है? मुद्रा की क्रय शक्ति में ह्रास मतलब अगर मुद्रा का मूल्य कम होता है, तो सिंपल ध्यान रखिएगा, अगर मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो रही है इसका मतलब हुआ वस्तु की कीमतें बढ़ होती है, वस्तु की कीमतों में कमी होती है, या वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है। मुद्रा की क्रय शक्ति का कम होना का मतलब वस्तुएं महंगी हो रही है, यानी कि वस्तु की कीमतें में वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी का मान क्या होगा? अगर एपीसी की मान की बात करते हैं, एपीसी का मतलब होता है सी अपॉन वाई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, व्यापार संतुलन घाटे का, व्यापार संतुलन तब घाटा होता है जब आयात ज्यादा होता है और निर्यात कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, मांग का नियम व्यक्त करता है कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध का, और ये बताता है कि कीमत और मांगी गई मात्रा में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम, क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम निम्न में से किसका ह्रास होता है? क्रमगत उत्पत्ति में हमेशा ध्यान रखना, उत्पत्ति ह्रास नियम है मतलब उत्पादन में कमी होना है। कुल भौतिक उत्पादकत्व में, परिवर्तन साधन की सीमांत उत्पादकत्व में, परिवर्तन साधन के औसत उत्पादकत्व में, परिवर्तन साधन की कुल उत्पादकत्व में। आपको बताना है जब उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है इसका मतलब ये हुआ कि परिवर्तनशील साधन की कुल उत्पादकता में कमी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, एकाधिकार में पूर्ति वक्र कैसा होता है? एकाधिकार में पूर्ति वक्र हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, मतलब कीमतें ज़्यादा होंगी तो पूर्ति भी ज़्यादा होंगी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 26, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? इसको तो भैया रट्टा मार लो, इसका आंसर कौन है? प्रोफेसर कीन्स। द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, ध्यान में रखिएगा इस बात को। भारत में पत्र मुद्रा का निर्गमन का अधिकार किसको है? तो भारत में पत्र मुद्रा के निर्गमन का अधिकार होता है भारत की रिजर्व बैंक, जिसको भारत का केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है, शॉर्टकट में बोलते हैं आरबीआई। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ जब से ये बना है। भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। क्वेश्चन नंबर 29, त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की अगर एक्स की मात्रा में वृद्धि करनी है तो वाई की मात्रा में कमी जरूर करनी पड़ेगी, और इस कमी की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? अवसर लागत के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, यानी कि जब एमयू कितना हो तो 0 हो, तो बताइए कुल उपयोगिता। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है उत्तराखंड बोर्ड में, रट्टा मान लीजिए। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने का मतलब होता है कुल उपयोगिता सबसे ज़्यादा होती है। लैंग्वेज बदल के ये क्वेश्चन आज में ही मैंने 3 बार इंक्लूड किया है, क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 31, कुल परिवर्ती लागत और कुल स्थिर लागत, यानी कि कुल परिवर्ती लागत टीवीसी, कुल स्थिर लागत मतलब टीएफसी, इन दोनों का टोटल कितना होता है? टीसी होता है, ऑप्शन नंबर ए कुल लागत। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार के बाजार में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती? प्राप्तकर्ता मतलब होता है जो बाजार ने कीमत तय कर ली है उसी को मानना पड़ता है, आप उसको प्रभावित नहीं कर सकते। तो ये केवल और केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 33, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 0.5 है, यानी कि एम पी सी बराबर 0.5 है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कितना होगा? ध्यान में रखिएगा, अगर एम पी सी दे रखा है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालने का फार्मूला होता है 1 माइनस एम पी सी। तो एक में से 0.5 माइनस कर देंगे तो 0.5 ही बचेगा, तो ऑप्शन कौन सा है? बी। बिल्कुल सिंपल, ध्यान में रखिएगा ये चीज़ कि अगर एमपीसी का मान निकालना है, एक में से एमपीसी को माइनस कर दो, और एमपीसी निकालना है तो एक में से एमपीएस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, दो देशों की मुद्राओं की अदला बदली की दर को क्या कहते हैं? मुद्राओं की अदला बदली की दर को क्या बोलते हैं? विदेशी विनिमय दर या विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट या फिर एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स रेट के भी नाम से जाना जाता है, शॉर्टकट में ध्यान में रखना है इसको। निम्न में से किसके द्वारा केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करता है? बैंक दर से, बिल्कुल सही करता है। सांविधिक तरलता अनुपात से, इसको एसएलआर के नाम से जानते हैं। नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर से। ये तीनों ही साख नियमन का एक हथियार होता है, एक विधियां होती हैं। ऑप्शन चूज करेंगे हम उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, हस्तांतरण आय में शामिल है क्या चीज? छात्रवृत्ति सरकार के द्वारा दिया जाता है, मतलब वृद्धा पेंशन सरकार के द्वारा दिया जाता है, विधवा भत्ता सरकार के द्वारा, इसके बदले में सरकार कुछ नहीं मांगती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर इनकम के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। 37, मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता कब होती है? मूल्यह्रास आरक्षित कोष का मतलब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। हमें पता है कि संपत्तियों की मूल्य में कमी होती है, तो संपत्ति के मूल्य में जब कमी होती है, तो जब संपत्ति का मूल्य कमी होकर 0 हो जाएगा, यूज में नहीं रहेगा, तब हमें क्या चाहिए? हम उसकी जगह नई संपत्ति चाहिए, यानी कि संपत्तियों के पुनः स्थापना करने के लिए हमें मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जित करना, बिल्कुल सही जवाब है इसका, लाभ अर्जित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 39, बचत फलन फलनात्मक संबंध है। बचत फलन यानी कि सेविंग, बचत फलन का संबंध होता है आय से, क्योंकि जितनी आय करेंगे उतनी ही बचत होगी, यानी कि बचत और आय के संबंध को बचत फलन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे का निहितार्थ है? राजकोषीय घाटे के कारण क्या होता है? भावी पीढ़ी के लिए, क्योंकि घाटे की पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ता है, सही। स्फीति का जब ऋण लेंगे तो ऋण की पूर्ति करने के लिए नोट छापने पड़ेंगे, मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा होगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सरकारी विश्वसनीयता का घटाव होगा, सरकार बहुत ज़्यादा लोन ले लेगी, घाटा बढ़ जाए, देश के ऊपर बर्डन पड़ जाए, कि लोगों का विश्वास कम होगा। ऑप्शन नंबर डी राजकोषीय घाटे के ये सारे जो है रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमत, यानी कि वस्तु एक है, मान लो पेन है, इस पेन की कीमत 10 रुपये है, तो ए से अलग कीमत लेना, बी से अलग कीमत लेना, सी से अलग कीमत लेना, अलग अलग उपभोक्ताओं से किसी वस्तु की, निश्चित वस्तु की अलग अलग कीमत वसूलने को बोलते हैं मूल्य विभेद।
कीमत विभेद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, एक फर्म दीर्घकाल में भी लाभ अर्जित कर सकती है कब? दीर्घकाल में केवल और केवल एक एकाधिकारी ही लाभ अर्जित कर सकता है, क्योंकि वो वस्तु की कीमत में अपने लाभ के अनुसार बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, स्टॉक चर कैसा चर है? गत्यात्मक, गत्यात्मक मतलब जिसमें परिवर्तन होता रहता है। निश्चित समय बिंदु की ओर मापा जाता है, मतलब एक निश्चित समय पर मापा जाता है, 7 बजे 8 बजे। अज्ञातता तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो स्टॉक जिसको निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 44, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसने दिया था? यह कथन याद रखिएगा कई बार पूछा गया है। यह कथन देने वाले प्रोफेसर हार्टले विदर्स। 45, जिस विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की मांग और उसकी पूर्ति बराबर हो, मतलब जहां पर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति बराबर होती है उसको बोलते हैं हम क्या चीज? संतुलित विनिमय दर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 46, भारत सरकार के बजट में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक भाग है? राजस्व व्यय का भाग, ब्याज का भुगतान, सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुएं, सरकार का वेतन बिल, ये तीनों ही राजस्व व्यय के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर चूज करेंगे डी। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? मानव कल्याण के बारे में बताया था, मानव कल्याण संबंधी अर्थशास्त्र विचारधारा देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल। 48, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, वस्तु का उत्पादन कैसे हो, इन सब के बारे में बताता है। इनके ऑप्शन नंबर डी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की, जो कि चुनाव करता है हम किस तरह से सीमित साधनों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस पूरी क्लास का, उत्तराखंड बोर्ड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? उपयोगिता के दो सिद्धांत प्रचलन में है, क्रमवाचक सिद्धांत और जो है गणनावाचक। गणनावाचक सिद्धांत देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल और क्रमवाचक सिद्धांत देने वाले प्रोफेसर एलन एंड हिज। चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो कैसे लगा आपको क्लास? क्या ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला या नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ध्यान में रखिए ये 50 क्वेश्चन पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर से उठा के लिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड होने के पूरे चांस है। तो ये क्वेश्चन केवल आपको ही नहीं पढ़ना है, अपने दोस्तों को भी बताना है। तो शेयर करना है अपने इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे इस दिए गए आईडी से फॉलो कर सकते हैं। तब तक थैंक यू एंड बाय।